तो मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कहानी बताई। मैक्स प्लैंक ने किस तरीके से एक बड़ी समस्या का समाधान किया, लेकिन उस समस्या के समाधान करने में उनको एक बहुत बड़ा एजम्पशन लेना पड़ा कि जितने भी रेडिएशन एमिट होते हैं किसी चीज़ से या वो एब्जॉर्ब होते हैं किसी चीज़ में, तो न्यू फ्रीक्वेंसी का अगर वो रेडिएशन है तो वो जो एक निश्चित क्वांटम है एच न्यू, 2 टाइम्स एच न्यू, 3 टाइम्स एच न्यू, इतने ही यूनिट्स में वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये बहुत ही अनफिजिकल था उस समय के हिसाब से, और प्लैंक को भी बहुत अटपटा लग रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसका उपयोग किया। और उसका उपयोग करके रेडिएशन में कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में या अलग अलग वेवलेंथ में, उसके लिए वो सूत्र निकला जिसको हम लोग प्लैंक रेडिएशन इक्वेशन या फॉर्मूला कहते हैं। और यू न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, और फिर यहाँ एच न्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी -1, ऐसा ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का डेरिवेशन हुआ। इसमें ये जो यू न्यू है वो क्या है, ये यू न्यू ऐसा है कि जो यू न्यू डी न्यू है ये है एनर्जी कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, ऑफ कोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है, जो कैविटी का जो वॉल्यूम है, वो जो एनक्लोजर है जो इसकी दीवारें टी टेम्परेचर पर रखी गई हैं, उसके अंदर का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर में अगर आप कोई छोटा वॉल्यूम लेते हैं और उसमें ढूंढते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसीज वाले या न्यू से न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस की एनर्जी कितनी है, तो वो इतनी है, और उसमें से ये यू न्यू निकल करके आता है। इसको आप वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि न्यू इज सी बाई लैम्डा, वेव के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस रिलेशन से आते हैं, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी बना सकते हैं। और ये जो एनर्जी है न्यू से न्यू प्लस डी न्यू वाली, करस्पॉन्डिंगली इसका लैम्डा कितना है, इसका लैम्डा प्लस डी लैम्डा कितना है, और उसमें ये एनर्जी है। इसी एनर्जी को हम वेवलेंथ का रेंज देखते हैं कि वेवलेंथ का रेंज कौन सा है। तो न्यू बराबर ये है, और डी न्यू अगर आप लिखें यहाँ से तो -c बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, इसलिए वो माइनस है, लेकिन जो रेंज है डी न्यू के करस्पॉन्डिंग जो डी लैम्डा रेंज है वो आपको इसी इक्वेशन से मिलेगा, माइनस को छोड़ दीजिए, तो इसी इक्वेशन से आपको वो मिलेगा। तो अगर हम इसको फिर से लिखें तो जो u लैम्डा डी लैम्डा, इसी एनर्जी को हम अब लैम्डा में लिख रहे हैं, और उसकी जो रेंज है, जो ये रेंज थी उसकी जगह अब हम रेंज बना रहे हैं लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो u लैम्डा डी लैम्डा ये कैसा लिखेंगे, यही एक्सप्रेशन आने वाला है यहाँ, डी न्यू यू न्यू डी न्यू, तो ऐसा। तो 8 पाई फिर न्यू का क्यूब और बटा सी का क्यूब, तो न्यू बटा सी अर्थात 1 बाई लैम्डा और उसका क्यूब, यानी नीचे में लैम्डा का क्यूब, ये इतना हो गया। अब यहाँ आ जाएं 1 बाई ई टू द पावर, इसको लिख लें एच सी बाई लैम्डा के टी और -1, यहाँ पर न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिख लिया, और डी न्यू लिख लें। डी न्यू का मतलब है सी बाई लैम्डा स्क्वायर और इंटू डी लैम्डा, सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। माइनस की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी एनर्जी है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के अंदर में। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लैम्डा घटता है, उसके लिए वो माइनस है, तो एनर्जी का जो अमाउंट है वो तो ये रहने वाला है। अर्थात ये हो गया आपका 8 पाई बाई लैम्डा पे पावर 5
और फिर यहाँ से ये C, ये एच भी है, ये एच भी है। न्यू की जगह पर C बाई न्यू की जगह पर हमने C बाई लैम्डा कर लिया, इसको यहाँ ले लिया, एच है 8 पाई एच सी डिवाइड बाई लैम्डा 5, और उसके बाद फिर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ई पावर एच सी बाई के लैम्डा टी या लैम्डा के टी, एक ही बात है, लैम्डा के टी और -1। तो ऐसा ये डी लैम्डा, ऐसा ये यू लैम्डा डी लैम्डा है, आप इसको काट सकते हैं। तो वेवलेंथ के टर्म्स में अगर आप लिखें प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला को, तो ये ऐसा निकल कर के आता है। ये हम लोग वॉल्यूम के अंदर उस रेडिएशन की एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब ये रेडिएशन उस दीवार पे पड़ रहा है, दीवार से एमिट हो रहा है, तो उसका भी इसके साथ में रिश्ता होगा। अगर इतनी एनर्जी की डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना रेडिएशन पर यूनिट एरिया उसके ऊपर जाकर के गिरेगा, वो भी इसी से मिलेगा। एक फैक्टर कुछ 4 पाई बाई सी इसके अंदर में और होना है, तो लेकिन डिपेंडेंस यही रहने वाली है। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को याद कीजिए। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने कहा था कि अगर हम लैम्डा के अगेंस्ट इस यू लैम्डा को प्लॉट करें और वो ऐसा कुछ आए, तो ये जो मैक्सिमम जहाँ पर इंटेंसिटी है उसको हम लोग लैम्डा एम कहते हैं, और लैम्डा एम इंटू टी इज कांस्टेंट, जिसको बी कहते हैं। ये लैम्डा एम यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम है इसका, और मैक्सिमम निकालने का आप जानते हैं तरीका। अगर इसका पता करना हो कि कहाँ ये मैक्सिमम है, तो आपको डी यू लैम्डा बाई डी लैम्डा करना चाहिए और उसको 0 पुट करना चाहिए। तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। ये यू लैम्डा है, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट करके और उसको बराबर 0 करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, एक थोड़ा कठिन सा इक्वेशन मिलेगा, लेकिन उस इक्वेशन से आप फाइनली लैम्डा का मान एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और वो एक्सप्रेशन जो आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, क्लोज्ड फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर की मदद से, और उसका पर इक्वेशन जो आए उसमें से और उसका मान निकाल सकते हैं। और एग्जैक्टली जैसा यहाँ चाहिए ठीक वैसा ही मिलता है। और आपको पता है ये कांस्टेंट कितना होता है, 2.898 इंटू 10⁻³ और मीटर केल्विन। तो जब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये प्लैंक्स कांस्टेंट h भी आने वाला है, उस h का जो वैल्यू इसको फिट करता है वही वैल्यू h का वहाँ पर हम रखते हैं, जो आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड टाइप। तो हमें ठीक ये नंबर भी ऐसा ही मिलता है। तो यानी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी एक थियोरिटिकल सपोर्ट मिला है, जिस तरीके से ये डिराइव हुआ है वहीं से ये भी डिराइव हुआ है। इसी प्रकार से इसी एक्सप्रेशन से शुरू होकर के आप स्टीफेंस लॉ तक भी पहुंच सकते हैं। स्टीफेंस लॉ में क्या था? स्टीफेंस लॉ में था कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है और वो उसके पर यूनिट सरफेस एरिया से अगर कुछ एमिट होता है, तो टोटल एनर्जी जो एमिट हो रही है वो पर यूनिट एरिया से, दैट इज सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, टोटल एनर्जी सभी वेवलेंथ्स मिला करके। तो वो भी आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा में इतनी एनर्जी है, और एक 4 पाई बाई सी का फैक्टर आपको यहाँ और लगाना पड़ेगा इसके एक्सप्रेशन के साथ में, ऊपर या नीचे। तो आपको जो एनर्जी की अभी यहाँ डेंसिटी है वॉल्यूम के अंदर में, उससे आप पहुँच जाएंगे कि कितनी एनर्जी वहाँ पर पड़ रही है वॉल के ऊपर पर यूनिट एरिया, और कितना वहाँ से एमिट हो रही है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करके पूरे लैम्डा गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पूरे पे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप फिर पाएंगे कि यहीं से आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि जो टोटल एनर्जी एमिटेड है पर यूनिट एरिया, दैट इज द सिग्मा T4,
और ये स्टीफेंस कांस्टेंट का भी वैल्यू ठीक ठीक जितना एक्सपेरिमेंट से आता है उतना ही ये वैल्यूज रखने पर भी आएंगे। तो इस प्रकार से रेडिएशन से संबंधित जितने पजल्स थे वो सब सॉल्व हुए। और ये ध्यान रखिएगा, हमने 1900 ये है वो वर्ष जिसके अंदर में ये सारा डेवलपमेंट हुआ। हालांकि ये जो एजम्पशन है डिस्क्रीट एनर्जीज का h न्यू 2h न्यू 3h न्यू इसी अमाउंट में एमिट होगा, इसी अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा, ये किसी के गले उतरना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए कोई आधार नहीं था। इसके लिए बस यही आधार था कि ऐसा करने से ये हमारा स्पेक्ट्रम ठीक ठीक आता है, ऐसा करने से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ समझ आ जाता है या स्टीफेंस लॉ समझ आ जाता है, तो हर चीज़ वो फिट हो रही है एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट, अन्यथा ये मानने का और कोई आधार नहीं था। तो सबको लगता था इंक्लूडिंग मैक्स प्लैंक कि शायद कहीं कुछ छूट रहा है, और ये जो लेना पड़ा है ये एक मजबूरी में लेना पड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। ये एजम्पशन जो लेना पड़ा है ये एक मजबूरी का एजम्पशन है, लेकिन ये मजबूरी का एजम्पशन नहीं था। और प्रकृति इस बात को दुनिया को बताने के लिए शायद बहुत आतुर थी, और उस समय में, उस दशक में कहें या उस पीरियड में कहें, कुछ वर्षों के पीरियड में अलग अलग प्रकार से और ये बात सामने आई। तो उसी में एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो 1900 से पहले ही एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, हर्ज ने किए थे और भी कई साइंटिस्ट ने किए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसको देखें, थोड़ा पढ़ाई है आपने। ये तो आपने स्कूल में पढ़ाई है कि अगर कोई मेटल है और उस मेटल के ऊपर आप एक लाइट शाइन करते हैं तो कुछ खास मेटल्स हों और कुछ खास फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप एक ट्यूब बना सकते हैं उस ट्यूब के अंदर में, और इस प्रकार से एक मेटल रख सकते हैं, और उस मेटल के ऊपर बाहर से शीशे की ट्यूब हो तो बाहर से उसके ऊपर लाइट भेजी जा सकती है, और फिर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो आप यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा करके और एक करंट नापने के लिए एक बहुत सेंसिटिव अमीटर लगा सकते हैं, और ऐसा करके एक सर्किट बना सकते हैं। तो लाइट जब शाइन नहीं हो रही है तो चूंकि यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, और यहाँ जो भी गैस है वो कुचालक है, बैड कंडक्टर है, तो कोई करंट नहीं दिखता है। लेकिन लाइट जब शाइन करें और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसमें से होकर के करंट बहेगा। अगर इस तरफ को इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वैसी हालत में करंट इस प्रकार से, ऐसा करंट ये बहेगा। तो फिर कितना वोल्टेज लगाना, क्या करना और कैसे नापना, और इसको पलट देना, कभी इसको हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको हम रिपेल करेंगे, कितना वोल्टेज लगाने से ये करंट बंद हो जाएगा, लाइट के रहते हुए भी करंट नहीं आएगा। इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके और लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया, और बहुत प्यारी प्यारी बातें निकल करके आई। सबसे पहला तो ये निकल करके आया कि एमिशन जो है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is almost instantaneous, यानी जैसे ही आप लाइट शाइन करोगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर जो समय लगना है वो अति सूक्ष्म है,
तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है वो, आपने इधर लाइट डाली नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का आना प्रारंभ हो गया। तो एक ये चीज़ है जो अपने आप में क्लासिकल फिजिक्स से समझ नहीं आएगी। ये जो लाइट है, ये जो रेडिएशन है, ये जब इसके ऊपर पड़ रहा है तो ये रेडिएशन अपनी एनर्जी यहाँ पे इस मेटल के सरफेस को दे रहा है। और सरफेस पर अगर एक छोटा सा एरिया सोचें कि हाँ यहाँ जो एटम्स हैं, यहाँ इतने सारे एटम्स हैं, यहाँ एक छोटा सा एरिया सोचें और उसमें कितने एटम्स हैं उसकी एक गणना कर लें, पता है लगभग कि सॉलिड का कितना इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और उतने एटम्स के ऊपर इतनी एनर्जी पड़ रही है प्रति सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ खास ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इतनी ऊर्जा अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिले तभी वो बाहर निकलता है। ये अलग अलग मेटल्स के लिए इसका मान भी अलग अलग होता है। तो इतनी ऊर्जा पहले उसको मिल जाए लाइट से तब वो बाहर निकलेगा। और अगर हम कैलकुलेशन कर लें कि इतनी ऊर्जा मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लाइट के सोर्स की जो इंटेंसिटी है उस पर निर्भर करेगा। अगर ये सोर्स की इंटेंसिटी बहुत कम कर दें, डिम कर दें, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा उतनी ऊर्जा संकलित होने में। साधारणतः ये ऊर्जा कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की होती है। तो उतनी ऊर्जा यहाँ जमा हो, अगर ये बहुत धीमा सोर्स है, बहुत इसकी इंटेंसिटी कम है, तो काफ़ी समय लग सकता है। कैलकुलेशन करें तो घंटों लग सकते हैं। मगर एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि चाहे आपकी इंटेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो, जैसे ही आप लाइट डालना शुरू करते हो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। तो ये एक है। फिर इसी तरीके से दूसरा है कि आपके पास एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और उस वेवलेंथ से अगर ज़्यादा वेवलेंथ का आप रेडिएशन डालिए, एक खास वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ का अगर आप रेडिएशन डालें, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, इफ अगर ये जो वेवलेंथ है इस लाइट की वेवलेंथ, उसका मान इस खास वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाए, तो मर्जी आए जितना तेज इंटेंसिटी कर दो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। तो ये एक दूसरा बड़ा परिणाम है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि हम प्रति सेकंड ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दें, अगर ये वेवलेंथ इससे अधिक है तो वैसी हालत में फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। कभी भी उनको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना उनका वर्क फंक्शन है, उतनी उनके पास कभी भी ऊर्जा जमा ही नहीं होती है, वो बाहर नहीं निकलते। तो ये एक दूसरा परिणाम है। और तीसरा परिणाम है कि जो निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, और उसको नापने के लिए ये यंत्र काफ़ी बढ़िया है। इसको पलट करके लगा देते हैं, माइनस इधर और प्लस इधर, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे। और यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी लगाने से और करंट 0 हो गया, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए, उससे पता कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनकी एनर्जी कितनी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। और मज़े की बात यह है कि वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो इसके वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, hc बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू या h टाइम्स न्यू माइनस डब्ल्यू। ये बाद में समझ आया, पहले तो इतना ही था कि इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और कैसा डिपेंडेंस है, लीनियर है वगैरह, सब एक्सपेरिमेंटली नोन थे। अब ये तमाम बातें हमारी जो मैक्सवेल्स थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्लासिकल फिजिक्स में, उससे समझ नहीं आ सकती है। और इसलिए क्या करना पड़ा, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को आना पड़ा, और 1905 वर्ष 1905 आइंस्टीन को इसके अंदर में अपना दखल देना पड़ा,
और ये जो डायलेमा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं काम कर रही है, ये मैक्सवेल के इक्वेशंस क्यों नहीं काम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है, ये सब पता है, सब कुछ बढ़िया है, डिफ्रैक्शन होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, सब चीज़ें वेरीफाइड हैं, लेकिन यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ये वेव है, उसकी अपनी एक एनर्जी है, उसके रूल्स हैं, सब बढ़िया रूल्स हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में, ये इतने इंस्टेंटेनियस एक साथ ये लाइट डालो और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। या अगर हम लाइट डाल रहे हैं और उसके बाद फिर उसका वेवलेंथ जो लाइट का है, एक इस खास वेवलेंथ से अगर अधिक है तो घंटों डालते रह जाओ और कितने भी 10 वाट का ले लो, 20 वाट का ले लो, 100 वाट का ले लो यहाँ पे सोर्स, वो कुछ भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, जब एनर्जी पड़ रही है उसके ऊपर तो कभी तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आना चाहिए, और उनकी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ये भी एक अजूबा बात थी और काफ़ी डायलेमा है, इसके कारण से 6-7 साल तक रहा। और तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस मैक्स प्लैंक के क्वांटाइजेशन का उपयोग किया। जो लाइट आ रही है और उसके ऊपर पड़ रही है और उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, वो लाइट पार्टिकल्स के रूप में जिनकी एनर्जी h न्यू हो सकती है या उसका मल्टीपल्स हो सकती हैं, वहीं से इसकी भी व्याख्या की गई कि लाइट जो आ रही है वो फोटॉन्स के रूप में आ रही है और एक एक फोटोन की अपनी एनर्जी जो है वो h टाइम्स न्यू है, और इसलिए आप कम इंटेंसिटी रखोगे तो कम फोटॉन्स आएंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी रखोगे तो ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे पर यूनिट टाइम, लेकिन जो भी फोटोन आएगा वो इतनी एनर्जी लेकर के आएगा। और इस फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ में जब इंटरैक्शन होगा तो एक गो में, एक बार में वो पूरी h न्यू ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। पार्टिकल पार्टिकल में जैसे कोलिजन होता है उस प्रकार से, और उसने अपनी ऊर्जा अगर दे दी और इसके पास इससे ज़्यादा ऊर्जा मिल गई उसको वर्क फंक्शन से ज़्यादा, तो वैसी हालत में वो बाहर निकलेगा। और इसलिए उसको कोई देर तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वेव आ रही है, एनर्जी डिपॉजिट हो रही है, इंटेंसिटी बड़ी कम है, बड़ा टाइम लग रहा है इतने वर्क फंक्शन के बराबर ऊर्जा संग्रहित होने में, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसको पहला फोटोन मिला या शुरुआती फोटॉन्स मिले तो एनर्जी का आदान प्रदान शुरू हो गया, और जैसे ही पहला एनर्जी का आदान प्रदान हो गया वो इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट गतिज ऊर्जा बन गई अंदर उस मेटल के अंदर, और अगर सही डायरेक्शन में वो उस गतिज ऊर्जा को लेकर के चल दिया तो फिर उसके सरफेस से बाहर निकल आ गया। इसलिए कोई डिले नहीं है, डिले नहीं है। और इस लैम्डा से भी रिश्ता है, क्योंकि ये जो, या न्यू से भी रिश्ता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है फोटोन की वो hc बाई लैम्डा बनी है, न्यू इज c बाई लैम्डा। तो कम वेवलेंथ तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा, ज़्यादा वेवलेंथ तो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कम। तो अगर ये बड़ा हो गया तो वैसी हालत में ये हर फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम हो सकती है, और हर फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो चाहे आप मर्जी आए जितने फोटोन्स डालो, अनलेस कि आप कहो कि नहीं बहुत सारे फोटोन्स एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमला बोल रही है, जिसके होने की कोई संभावनाएं खास है नहीं, और मेज़र तो करना बहुत ही कठिन है, अगर हैं भी तो इतनी क्षीण होगी। तो चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से जिस समय कोलिजन कर रहा है, जिस समय इंटरैक्शन कर रहा है, उस समय उस फोटोन के पास इतनी ही ऊर्जा है जो कि वर्क फंक्शन से कम है, और इसलिए वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता है। उसको देगा एनर्जी लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर मेटल के अंदर ही दूसरे बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ में वो शेयर होकर थर्मल एनर्जी, थोड़ी हीट बढ़ सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बात समझ आई। इसी तरीके से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, अगर ये वेवलेंथ कम है, इस लैम्डा नॉट से कम है, और इसके पास वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है, तो उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल गई,
तो वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी तो खर्च हो गई बाहर निकलने में, और जो बची वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बनी, और उसके अंदर में कुछ टक्कर वक्कर होकर के उसमें से कुछ कमी भी हो सकती है। तो इसलिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ आ सकती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इसके बराबर होगी, और इसलिए जो ये दिख रहा है एक्सपेरिमेंट में ये भी बात समझ आती है। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है h, ये फिर से दोबारा सामने आ गया है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से ये जो कैरेक्टर है, जो पार्टिकल कैरेक्टर है लाइट का, वो मुखर होकर के सामने आया है। डिफ्रैक्शन भी है, इंटरफेरेंस भी है, पोलराइजेशन भी है, सारे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं लाइट में। उसी के साथ साथ मैक्सवेल्स इक्वेशन भी ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स अपनी जगह पे बिल्कुल पक्का है। जब हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह की बातें करेंगे तो, या स्कैटरिंग की बातें करेंगे, तो उन्हीं मैक्सवेल्स इक्वेशन में से जो परिणाम निकल कर आते हैं वैसा ही एक्सपेरिमेंट्स में भी पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, उसको कोई गलत नहीं कह रहा। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं फोटो इलेक्ट्रिक टाइप की, जहां पर कि लाइट जो है वो फोटॉन्स के रूप में एक एक पार्टिकल के रूप के अंदर में आ रही हैं, जिसकी हम ऊर्जा की बात करते हैं, काउंट कर सकते हैं जिसको, इस फोटोन की इतनी ऊर्जा, उस फोटोन की इतनी ऊर्जा, और लीनियर मोमेंटम की भी बात कर सकते हैं, उस फोटोन के लीनियर मोमेंटम की भी बात कर सकते हैं। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके भी लीनियर मोमेंटम की बात मैक्सवेल्स की थ्योरी में की जाती है, और उस लीनियर मोमेंटम में और ऊर्जा में संबंध भी है। मैक्सवेल के इक्वेशन से भी ये बात है कि जो लीनियर मोमेंटम है और जो ऊर्जा है उसमें इस प्रकार का संबंध है, और यही संबंध यहां भी लागू है। यहां अगर हम कहते हैं कि एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा है, तो मोमेंटम E बाई सी यानी h बाई लैम्डा इतना फोटोन का मोमेंटम है। तो किसी पार्टिकल में जैसे हम कहते हैं इसका इतना लीनियर मोमेंटम है, इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी है, उसी प्रकार से पार्टिकल के रूप में हम इनकी बातें करते हैं कि जो लाइट का पार्टिकल है, फोटोन है, उसका इतना लीनियर मोमेंटम है, उसकी इतनी ऊर्जा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल कैरेक्टर है इसलिए वेव से कोई मतलब नहीं है। ये लैम्डा जो है या न्यू E बराबर एच न्यू, ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी, काहे की फ्रीक्वेंसी है, ये लैम्डा काहे का लैम्डा है, ये उसी लाइट का जिसको हम फोटॉन्स के रूप में देख रहे हैं, उसी लाइट का वेवलेंथ है, उसी लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो उसने अपना वेव कैरेक्टर भी रखा हुआ है, पार्टिकल कैरेक्टर भी रखा हुआ है। पार्टिकल पैरामीटर्स ई पी और वेव पैरामीटर्स न्यू और लैम्डा, उनके बीच में ये संबंध है, ये जोड़ है, ये उनको वेव और पार्टिकल के जो दो तरह के कैरेक्टर्स हैं उनके बीच का ब्रिज है, ये सेतु है, ये इसके आधार के ऊपर इस प्रकार की सिचुएशन है। तो कभी ये वेव के रूप में अपने को प्रेजेंट कर सकती है, कभी पार्टिकल के रूप में अपने को प्रेजेंट कर सकती है। इसी को हम लोग कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी।